हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और इसी 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री 8th क्लास में। चलिए आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा आपका चैप्टर है उसी को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने बगावत के दौर को पूरा पढ़ लिया था, कैसे कैसे थी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले लेक्चर में तो पढ़ा ही था। अब कह रहे हैं कि इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। अब क्रांति हो रही है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो नेतृत्व उसे करने के लिए आगे आएगा ही। अब करने के लिए आगे आया, उदाहरण के लिए फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला शाह, बहुत बढ़िया आदमी थे, ठीक, ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा और वह समझ चुके हैं कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर अपने समर्थकों के साथ एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों से लखनऊ जहां पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों को साफ करने में बहुत सारी गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान की लड़ाई का एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली पर कूच किया। बख्त खान आ गए और ये कहां पहुंच गए, बरेली के सिपाही थे बख्त खान, ये आपका दिल्ली की ओर कूच। कूच का मतलब होता है चलना, उन्होंने कूच करना किया। वहां यह बगावत एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार, बिहार के पुराने जमींदार थे और जिला पड़ता है आरा, ठीक, और आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह ने सिपाही विद्रोह का साथ दिया। महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके युद्ध में हिस्सा लिया। तो बहुत सारे जगह से अलग अलग लोग, अलग अलग नेता इसमें शामिल हो गए। हो गया। ये हैं वीर आपके कुंवर सिंह, आरा डिस्ट्रिक्ट के जमींदार थे उस जमाने में, जो बहुत एक रियासत थी अपने आप में। इन्होंने आरा से, जिला पड़ता है बिहार में आरा, आरा से क्या किया, इन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत की, ठीक है। आप देखेंगे आरा से इन्होंने लड़ाई की शुरुआत की थी। अब देखिए, विद्रोह टुकड़ी पर हमला करती, जिन्हें दिल्ली के लाल किले के दाएं और सलीमगढ़ किले के बाएं ओर आपका कब्जा किया हुआ था। अब देखिए, इस तरह से अंग्रेज तोपों के साथ, अपने गोलाबंद हथियार, हाथियों के साथ तोपों को खिंचवाते हुए लड़ाई कर रहे हैं। देख रहे, ये आपको दिखाई देगा। तो कह रहे हैं विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। शुरू में अंग्रेज सेना को दिल्ली की भारी किलेबंदी का सामना करना पड़ा, तो किलेबंदी को तोड़ने मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना को ज्यादा हथियार लोग पहुंचे और गाड़ियों लदे हुए, जिन्हें हाथी से खींच रहे थे। इनकी कतार 7 मील लंबी थी। कितने थे? 7 मील लंबे। और उधर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तात्या टोपे। मेरे फेवरेट किरदारों में से एक है, इनका नाम तात्या टोपे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद कंपनी, अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और इस विद्रोह को कुचलेंगे। उन्होंने इंग्लैंड और से आपकी फौजें मंगवाई, विद्रोह को जल्दी वापस सजा देने के लिए कानून बनाए और विद्रोह को मुख्य केंद्र पर धावा बोला। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। सोच के देखिए, वापस अंग्रेजों के कब्जे में आ गई दिल्ली, ठीक। कब? सितंबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में उन्होंने वापस कब्जे में ले ली, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम हजरत जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून
जेल भेज दिया गया जो आपके म्यांमार में है। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। कितने ली? 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। चलिए देख लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो गया है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेने भाग कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को चलने के लिए अंग्रेजों को अलग से 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं कि एकदम फ्री हो गए, 2 साल तक। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया वापस। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। और दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत के विजय के बाद उन्होंने अपना आप को अंग्रेजों के फौजों से घेर लिया और वे शहीद हो गए। तो धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने सबसे पहले दिल्ली से फ्री किया, फिर उसके बाद वो चीजें आपकी बढ़ती चली गई। ठीक। तात्या टोपे मध्य भारत के अंग्रेजों जंगल में रहते हुए आदिवासी और किसान की सहायता के लिए छापामार युद्ध चलाते थे। क्या करते थे? छापामार युद्ध चलाते थे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं के विद्रोह को उत्साह मिल रहा था, उसी तरह सिपाही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें वफादार भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान किया, यानी कि जिन लोगों ने उनके साथ आपकी वफादारी की, युद्ध में नहीं कूदे, अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक, उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीनें पारंपरिक अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों को समर्पण कर देते हैं तो उन्हें अंग्रेजों की हत्या नहीं की है तो वे वापस सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इस बगावत के सैकड़ों सिपाही, विद्रोह और नवाब राजाओं पर मुकदमा चलाए गए। उन्हें फांसी पर लटकाया गया। कितने लोगों को पकड़ लिया, फांसी पर लटका दिया और कितनों पर आपका मुकदमा चलाया गया। कैसे कैसे चीजें हुई, कहां कहां से लोग शासक आए, आप इनको देख सकते हैं। चलिए, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोह पर हमला करती थी। उन्हें दिल्ली के लाल किले दाएं और सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा करते हुए देखिए। आगे बढ़े। अब देखिए विद्रोह के बाद के साल। अब जब विद्रोह हो गया उसके बाद कैसा रहा शासन, कैसा रहा प्रशासन, ये भी देखना है। अंग्रेजों ने 1858 के आखिरी तक देश पर द्वारा नियंत्रण पा लिया। अब वे पहले नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे इस प्रकार थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ब्रिटिश साम्राज्य हाथ में सौंप दिए गए। किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में। पहले कंपनी के हाथ में थे, अब किस पे चले गए? ब्रिटिश साम्राज्य, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस भारत के शासन से संबंधित मामले को संभालेगा और उसी का जिम्मा सौंपा गया। अब जैसे एक मंत्री होता है ना, हर विभाग एक मंत्रालय का, ऐसे एक भारत मंत्री बना देगा लंदन की पार्लियामेंट में कि जो भी कोई मुद्दा आएगा सब कुछ आप ही देखोगे, आप ही संभालोगे। उस साल के दिन के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसमें इंडिया काउंसिलिंग कहा गया। भारत के गवर्नर को और वायसराय ओहदा दिया गया। इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी निजी प्रतिनिधि घोषणा कर दी। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधी अपने हाथों में ले ली। कैसे ली? अपने हाथों में उसको
देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि वह भारत में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंश और यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने में छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की महारानी को अपना अधिपति स्वीकार करेंगे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। क्या दी गई? छूट दी गई। सेना भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया कि अब हम क्या करेंगे, जो भारतीय सिपाही हैं उनकी संख्या कम करो और यूरोपीय जो सिपाही हैं उनकी संख्या को बढ़ाओ। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य प्रांत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिख और पठानों को ज्यादा भर्ती किया जाए। कहाँ कहा? जो गोरखा हैं, जो सिख हैं और पठान हैं, इनको भर्ती करो, क्योंकि पता है अवध से पहले विद्रोह हुआ है, बिहार, मध्य प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, ठीक, और दक्षिण भारत में यहाँ पर विद्रोह हुआ है, इसलिए ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रु के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने खड़ा किया है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। मेन वजह जो थी, उन्होंने ये देख लिया कि भैया ये किसी पर आहत नहीं हुए, लेकिन जैसे हमने इनके समाज और रीति रिवाज को छुआ, ये लोग विद्रोह कर दिए। तो आज से क्या करेंगे, हम इनके समाज और रीति जो सम्मान है उनको हम नहीं छुएंगे, और जो भी करेंगे ये अपने आप करेंगे। ठीक है, ये फैसला लिया और इस तरह से ये चीजें हुई। और भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने के लिए जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित किया गया, और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास में एक नया चरण शुरू हो गया। ठीक है, ठीक। और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। क्या हुआ? चैप्टर। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।